नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं होब्स ने राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार क्या दिया। यानी होब्स के विचारों में राज्य क्या है, राज्य कैसे बना। दोस्तों, होब्स ने राज्य की उत्पत्ति से पहले उसने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया। दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया था, न कि प्राकृतिक समाज के बारे में। यह आप ध्यान रखना, प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया। और प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जो जीवन था उसके बारे में क्या कहा कि लोगों का जो जीवन है एकाकी था, दीन था, क्षणिक था, पाश्विक था, वह अपवित्र था। अपवित्र था, ऐसा होब्स कहता है दोस्तों कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जीवन कैसा था। जीवन एकाकी था, दीन था, क्षणिक था, पाश्विक था और अपवित्र था। यह शब्दावली आप याद रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि होब्स के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था में जो लोगों का जो जीवन था उसमें कौन सी शब्दावली नहीं है। आपसे अलग अलग ऑप्शन में देगा इस तरह से, एकाकी जीवन है, दीन है, तीसरे ऑप्शन में देगा क्षणिक और चौथे ऑप्शन में देगा पवित्र। तो दोस्तों, पवित्र जो है वो होब्स के प्राकृतिक अवस्था में जो सामाजिक जीवन था उसकी शब्दावली नहीं है। तो दोस्तों, ये याद करना, एकाकी शब्द, दीन, क्षणिक, पाश्विक और अपवित्र था। ठीक है। तो अब क्षणिक जीवन क्यों था? क्योंकि उस प्राकृतिक अवस्था में लोग क्या थे, उनका जो स्वभाव था, अगर स्वभाव के बारे में देखें, प्राकृतिक अवस्था में जो लोग रहा करते थे होब्स के अकॉर्डिंग, तो उनका स्वभाव कैसा था? स्वार्थी था दोस्तों। कैसा था? स्वार्थी था, लोभी था, लालची था। और जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, लोभी होता है, लालची होता है, वो अपने जीवन की परवाह कभी नहीं करते हैं। ठीक है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, लोगों का जीवन क्या होता है? क्षणिक होता है दोस्तों। वो कैसे? होब्स ये कहना चाहता है कि मानव अपने इस स्वभाव के कारण करता क्या है कि ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए इधर दौड़ेंगे सभी लोग। यानी उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोग क्या करते थे, इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए सभी लोग इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे थे। अब वस्तु किसको मिलेगी दोस्तों? वस्तु उसी को मिलेगी जो शक्तिशाली है, जो दुनिया को डरा सकता है, जो दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है, जो दुनिया को ख़त्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए ये व्यक्ति शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, तो पावरफुल व्यक्ति इस वस्तु को प्राप्त कर लेगा, इस वस्तु के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। बाकी का क्या होगा? बाकी लोगों को तो ये वस्तु मिलेगी नहीं, तो इस वस्तु से क्या हो जाएंगे? वो वंचित हो जाएंगे। दोस्तों, होब्स ये कहना चाहता है कि बाकी के लोग इस वस्तु से वंचित तो रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए ये शक्तिशाली व्यक्ति इन सब को क्या कर सकता है? नष्ट भी कर सकता है, मार भी सकता है। तो दोस्तों, एक बात हमारे सामने आई कि होब्स की प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जो जीवन था वो स्वार्थी था और वहाँ पर हर व्यक्ति क्या कर रहा था? एक तरह से तानाशाही कर रहा था। ठीक है जैसे दोस्तों, और हर व्यक्ति जो है हर वस्तु को प्राप्त करना चाह रहा है कि वो अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है, और उस आधिपत्य के पीछे में लोगों की जान चली जा सकती थी, यानी कि जान जाती थी, जैसे कि ये। अब ये व्यक्ति इस वस्तु को प्राप्त तो कर रहा है, वस्तु को प्राप्त करेगा, लेकिन इन लोगों की जान की परवाह इसको नहीं है। भले ही ये सब मर जाए, मुझे तो ये वस्तु की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को क्या था?
आत्म सुरक्षा का भय सताए रखता था। और इस प्राकृतिक अवस्था में ऐसा किसी प्रकार के कानून नहीं था, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं था, ऐसा कोई समाज का क्या था, कोई कंट्रोल नियम, ऐसा कुछ नियंत्रण नहीं था। तो होब्स ये कहता है, अब ध्यान दो, होब्स इस शक्तिशाली व्यक्ति इस वस्तु को प्राप्त करेगा। हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहा था और इस युद्ध को वह नाम क्या देता है? होब्स, ये याद कर लेना दोस्तों, होब्स क्या कहता है कि प्रत्येक के विरोध में युद्ध। ठीक है दोस्तों, हर व्यक्ति के विरोध में युद्ध कर रहा था। क्यों? कि हर व्यक्ति को वस्तु चाहिए, हर व्यक्ति उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? संघर्ष करेगा, द्वंद्व करेगा। तो एक दूसरे को मार कर, नीचा दिखा कर, खत्म करके उस वस्तु को वो प्राप्त करने की कोशिश किया करते थे। ठीक है, भले ही लोगों की जान चली जाए। ठीक है, अब ऐसी स्थिति थी कि लोग अपने जीवन को बचाने के लिए आखिर करें क्या? तो लोगों ने उस प्राकृतिक अवस्था में, होब्स ये कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में अपने जीवन की रक्षा के लिए लोगों ने कुछ नियम बनाए दोस्तों। और उन नियमों को होब्स 19 प्रकार का नियम कहता है। कितने प्रकार का नियम कहता है? 19 प्रकार के नियम बनाए थे। लेकिन होब्स ये कहता है कि उस प्राकृतिक अवस्था में लोगों के 19 प्रकार के नियम बनाने के बाद में भी लोगों की जो आत्म सुरक्षा की बात थी, लोगों की जहाँ पर एक तरह से समाज तो कह ही नहीं सकते, समाज तो बना ही नहीं था। अगर समाज होता तो ऐसा होता ही नहीं दोस्तों। तो प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जो जीवन था उस अराजकता की स्थिति से, और जो एक तरह से हर कदम लोगों के ऊपर कच्चे धागे की तलवार लटकती रहती थी दोस्तों। ये कच्चा धागा है और ये एक तरह से तलवार लटकती रहती है इन सभी लोगों के ऊपर। इस प्राकृतिक अवस्था में ये तलवार और ये हो गया कच्चा धागा। पता नहीं किस व्यक्ति के ऊपर ये कच्चे धागे की तलवार लटक सकती है, कब उसकी जान जा सकती है, ऐसी स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति से बचाने के लिए होब्स ने 19 प्रकार के नियमों की बात की है कि प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए अपने विवेक से कुछ नियम खोजे और उन नियमों के अकॉर्डिंग प्राकृतिक अवस्था में उन 19 प्रकार के नियमों से नियंत्रण होकर समाज में व्यवस्थाएं चले, कुछ कानून चले। लेकिन 19 प्रकार के नियमों का यदि हम सार देखें दोस्तों, तो सार क्या है? होब्स क्या कहता है? होब्स कहता है कि आप दूसरों से वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने से उनसे चाहते हो। ठीक है दोस्तों, हम लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम दूसरों से चाहते हैं। तो ये 19 प्रकार के नियमों का ऐसा एक सारांश था। समझ में आ गया? तो इन्होंने विवेक से खोजा था, लोगों ने उस प्राकृतिक अवस्था ने अपने दिमाग से, अपने विवेक से खोजा। लेकिन प्राकृतिक अवस्था की जो अराजकता थी, प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जनजीवन एक तरह से असुरक्षित था, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए लोगों ने कहीं ना कहीं, होब्स ये कहता है कि लोगों ने अपनी आत्म सुरक्षा के लिए क्या किया दोस्तों? सामाजिक समझौता किया। दोस्तों, होब्स के अनुसार उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोगों ने अपनी आत्म सुरक्षा बचाने के लिए, यानी अपनी स्वयं की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कि मैं जिंदा रहूं, इसलिए लोगों ने क्या किया? एक दिमाग से सोचा, विवेक से सोचा। सबसे पहले तो उन्होंने 19 प्रकार के नियमों की बात की थी, लेकिन 19 प्रकार के नियमों से लोगों की सुरक्षा नहीं हो सकी। तो उन लोगों ने क्या किया कि सामाजिक समझौता किया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सामाजिक समझौता किया। और सामाजिक समझौते में
क्या हुआ वो देखिए। शर्त क्या थी दोस्तों? होब्स का एक कथन आप याद रखना, ये कथन आपसे पूछा जाता है कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, बशर्ते यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे का मतलब लेवियातन को सौंप दे। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है इसको मैं आपको समझाऊं। ये प्राकृतिक अवस्था है होब्स के अकॉर्डिंग, और प्राकृतिक अवस्था में लोगों का जनजीवन क्या था? क्षणिक था दोस्तों, अभी मैंने चर्चा की, क्षणिक था, पाश्विक था, अपवित्र था, दीन था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का जीवन था, और इस जीवन से बचने के लिए लोगों ने इस शर्त के साथ क्या किया? समझौता किया। अब समझौता कैसे किया? समझौता होता है दोस्तों व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, व्यक्ति के बीच में। ठीक है, ये एक व्यक्ति है और ये 20 व्यक्ति है, और ये सी और ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था में जितने भी लोग थे उन्होंने एक दूसरे के साथ इस शर्त से समझौता किया। ये व्यक्ति इसको कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, बशर्ते यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे यानी लेवियातन को सौंप दे। तो ये व्यक्ति कह रहा है, ठीक, इसके साथ ये समझौता कर रहा है कि मैं अपनी शक्तियाँ इसको दे रहा हूँ, लेवियातन को दे रहा हूँ, बशर्ते तुम भी सारी शक्तियाँ और अधिकार इसको दे दे। इसकी सहमति बन गई यहाँ पर। ये कहा है कोई बात नहीं, ठीक है भाई, लेकिन तू इसको अधिकार क्यों दे रहा है? तो ये पूछ रहा है कि रे भाई मैं इसको अधिकार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस प्राकृतिक अवस्था में अपना जीवन क्या है? असुरक्षित है। अपना जीवन क्या है? असुरक्षित है। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए तो, अपना जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए तो सब लोग प्रयास करते हैं। तो इसके समझ में आ गया, बोलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो अब ये इसने अधिकार दे दिया तो ये इसकी सहमति हो गई, तो इसने भी क्या कर दिया? इसी प्रकार की कथन कहकर ये भी कहता है कि चलो भाई मैं भी इसको अपने संपूर्ण अधिकार और शक्तियां दे दी। अब ए वाला सी को कह रहा, सी वाला बी को कह रहा, ये इसको कह रहा, इस तरह से आपस में इन्होंने क्या कर लिया? समझौता कर लिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर होब्स के अकॉर्डिंग जितने भी लोग रहते थे वो आपस में मिलकर समझौता किया शर्त के साथ कि मैं मेरे तमाम प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ इस व्यक्ति या इस समूह को दे रहा हूँ, बशर्ते तुम भी दे दो। अब दोस्तों, अब आप ये बताओ कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव कैसा था? स्वार्थी था, लोभी था, अहमवाद पे आधारित था। तो दोस्तों आप ये बताओ, दिमाग लगाओ कि जो व्यक्ति स्वार्थी रहेगा, लालची रहेगा, लोभी रहेगा, क्या वह व्यक्ति किसी को अपनी संपूर्ण अधिकार और शक्तियाँ दे देगा क्या? अरे दोस्तों आप ये बताइए कि मैं मेरे पूरे प्रकार के जो मौलिक अधिकार है, आज हमारे संविधान में हम सबको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं वर्तमान के अंदर, तो क्या मैं मेरे मौलिक अधिकार किसी को दे सकता हूँ? यदि दूंगा तो मुझे स्वार्थ है। तो दोस्तों वो व्यक्ति स्वार्थी होते हुए भी अपने तमाम प्रकार के अधिकार और शक्तियाँ लेवियातन को दे रहे हैं। आखिर क्यों? उनको जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि उन्हें भय सता रहा था कि हमारी जान कभी भी चली जा सकती है, कभी भी जा सकती है। तो आत्म सुरक्षा का भय सता रहा था। ठीक है दोस्तों, तो आत्म सुरक्षा के लिए लोगों ने आपस में सहमति से ये क्या कर लिया? समझौता कर लिया। अब ध्यान दो, अब समझौते से
किसका निर्माण होता है दोस्तों? समझौते से बनता है दोस्तों। समझौता किस किस के बीच में होता है? समझौता होता है व्यक्ति व्यक्ति के बीच में। अब इस समझौते के द्वारा क्या निर्माण हुआ? तीन चीज सामने आती है दोस्तों, आप याद रखना। एक तो सरकार सामने आती है, दूसरा समाज सामने आता है, ठीक है, और दूसरा कि राजा, ठीक है। सरकार, समाज, राजा, ये इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे सामने निकल के आती है। तो ध्यान दो, जब समझौता हुआ था तब इस प्रकार की कोई चीज सामने नहीं थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं या समाज बनाने जा रहे हैं या राजा बनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लोगों ने तो ऐसा कहा कि हम इसको अधिकार और शक्तियां दे रहे हैं, ये जो कुछ करेगा वो देख लेंगे हम, ठीक है। ये तो बाद में समझौते का एक परिणाम हुआ है कि इस तरह से इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो एक राजा, राजा का मतलब तो यहाँ सरकार हो ही गया दोस्तों, यहाँ पर मैं राज्य कर देता हूँ, राज्य, ठीक है। तो इस समझौते से सरकार का निर्माण हुआ, समाज का निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण होता है दोस्तों। ये तीन चीज़ें सामने निकल के आती है। तो इस समझौते के द्वारा इनका निर्माण होता है। अब मैं समझौते के एक एक आपको बिंदु बता देता हूँ ताकि टाइम खराब नहीं हो अपना दोस्तों मैं समझौते के कुछ पॉइंट बता देना चाह रहा हूँ कि जो समझौता जो हुआ था व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में समझौता हुआ था। व्यक्ति या किसी समाज के बीच में, व्यक्ति या किसी राजा के बीच में, व्यक्ति या कुछ सरकार के बीच में नहीं हुआ था। व्यक्ति या व्यक्ति के बीच में यह समझौता हुआ था। यह समझौता क्यों किया? लोगों को जरूरत क्यों पड़ गई थी? तो दोस्तों आत्म संरक्षण के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए लोगों ने क्या किया था? समझौता किया था। और अपनी सुरक्षा के लिए मानव स्वार्थी होते हुए भी, उस प्राकृतिक अवस्था में लोग स्वार्थी होते हुए भी, लालची होते हुए भी अपनी सुरक्षा के लिए संपूर्ण प्रकार के अधिकार जो एक मानव रखता था उस समय, सभी प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को या किसी समूह को वह सौंप देता है कि तू हमारी रक्षा कर। समझौते से किसका निर्माण होता है दोस्तों? समझौता व्यक्ति के बीच में होता है। लेकिन जब समझौता किया गया था उस समय यह पता नहीं था कि समझौते के द्वारा समाज का निर्माण हो जाएगा, समझौते के द्वारा सरकार का निर्माण होगा, राज्य का निर्माण होगा दोस्तों। लेकिन समझौते के द्वारा इनका निर्माण होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये समझौते के हिस्सा नहीं है। समझौते का क्या है? परिणाम है। तो समझौता जैसा ही होता है तो परिणाम के रूप में तीन चीज़ें सामने निकल के आती है। तो होब्स के अकॉर्डिंग जो सामाजिक समझौता हुआ था उसका परिणाम ये है कि समाज का निर्माण हुआ, सरकार का निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ, और सरकार को वह लेवियातन का नाम देता है। दोस्तों यहाँ पर सामाजिक समझौता हुआ, समाज के बीच में हुआ, प्राकृतिक अवस्था में हुआ, लोगों के बीच में हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समझौता है होब्स के अकॉर्डिंग वो कैसा है? सामाजिक है, ठीक है। तो इस समझौते में सामाजिक पक्ष भी मिला, सामाजिक पक्ष भी है। और समझौते के बाद में जब सरकार का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि समझौता कैसा था? राजनीतिक था। तो पहले वो सामाजिक था, बाद में वह राजनीतिक हो गया। तो इसका मतलब है कि समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों था, ये याद रखना। समझौते का आधार क्या था? समझौता क्यों किया? लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने विवेक से समझौता किया होगा, ऐसा होब्स कहता है कि अपने विवेक से या अपनी उपयोगिता से उन्होंने सोचा होगा कि समझौता ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि लोगों की आत्म सुरक्षा हो सके दोस्तों। तो ये इसका आधार क्या है? विवेक है। और होब्स ने ये भी कहता है कि अपने विवेक से 19 प्रकार के नियम भी बनाए थे समाज के अंदर, लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लोगों का जनजीवन इतना सुरक्षित नहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं लोगों ने सामाजिक समझौता किया अपने विवेक से। समझौता क्या था? सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं है। होब्स ने भी यह कहीं नहीं कहा केवल ये कल्पना के आधार पर यह सामाजिक समझौता बताया है, तो ये एक तरह से सैद्धांतिक है। कहीं किसी धरती पर हुआ ऐसा समझौता हुआ है, ऐसा
होब्स कभी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दे पाया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समझौता केवल सैद्धांतिक है, काल्पनिक है, व्यावहारिक तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, हैकर ने क्या कहा था कि जो समझौता हुआ था वो व्यक्ति व्यक्ति के बीच में हुआ, तो व्यक्ति व्यक्ति के मध्य लोगों ने सहमति के आधार पर शर्त के साथ, सहमति के आधार पर शर्त के साथ सामाजिक समझौता किया था। सभी लोगों ने अपने अधिकार और शक्तियां लेवियाथन को दे दी थी। ठीक है, सहमति के आधार पर। अब होब्स ये कह रहा है कि समझौते तोड़ने का अर्थ, मान लीजिए समझौता बना दिया और समझौता तोड़ दिया जाए तो क्या होगा। समझौता तोड़ने के बाद में पुनः लोग कहाँ चले जाएंगे, उसी प्राकृतिक अवस्था में। इसलिए होब्स ये कहता है कि समझौता तो तोड़ना नहीं, समझौता एक बार बन गया तो वो तो स्थायी बन गया दोस्तों, समझौता तोड़ना नहीं है। ठीक है, समझौते से संपूर्णता की स्थापना होती है। संपूर्णता की स्थापना क्यों होती है कि समझौते के अंदर एक व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार और शक्तियां किसी दूसरे को देता है कि वह व्यक्ति मेरे को सुरक्षित रहे और मेरे ऊपर कानून नियम लागू करे दोस्तों। तो संपूर्ण प्रकार की शक्तियां उसको देने के कारण क्या हो गया, जो लेवियाथन था, जो सरकार थी, वो क्या हो गया, संप्रभु बन गया। और जो संप्रभु तो होता है दोस्तों, वह असीमित शक्तियां रखता है और वह निरंकुश होता है। तो दोस्तों होब्स ने जिस राज्य के बारे में बात की है, सामाजिक समझौते से जिस राज्य की के बारे में उसने बात की है, वहाँ जो सरकार बनी उस सरकार का नाम था, जो उस राजा का नाम था लेवियाथन। और वो लेवियाथन क्या था, निरंकुश राजा था। ठीक है दोस्तों, और लेवियाथन हम देखें दोस्तों कि लेवियाथन एक तरह से समुद्री जीव को प्रतीक मानकर उसने ये एक नाम दिया है, राजा का नाम। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एक सामाजिक समझौते की बात। अब हाँ, मैं बात करता हूँ कि सामाजिक समझौते से राज्य का निर्माण हुआ, तो होब्स के अकॉर्डिंग राज्य क्या है वो भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, राज्य के संदर्भ में कुछ बिंदु देखते हैं। राज्य का निर्माण समझौते से हुआ। राज्य एक कृत्रिम है। होब्स ने सामाजिक समझौता करके राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया। और ध्यान दो, होब्स पहला व्यक्ति है जिसने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का विचार दिया दोस्तों। सबसे पहला व्यक्ति जिसने राज्य की उत्पत्ति के बारे में यदि खोजा है तो वो होब्स ही है। भले ही वो सामाजिक समझौते से किया हो, कैसे ही किया हो, लेकिन राज्य की उत्पत्ति से संबंधित यदि कोई देने वाला व्यक्ति है तो वो है होब्स है दोस्तों, ये याद रखना। ठीक है, और ये भी आप याद रखना कि सामाजिक समझौता देने वाले 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्तियों को एक फार्मूले में याद रखना, हालरू। ठीक है दोस्तों, हा का मतलब हो गया होब्स और ले का मतलब हो गया लोक और रू का मतलब हो गया रूसो। तो दोस्तों सामाजिक समझौता देने वाले 3 ही व्यक्ति हैं। सबसे पहले होब्स ने सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति बताई, उसके बाद में लोक ने बताई, उसके बाद में रूसो ने बताई थी दोस्तों। ठीक है, तो सामाजिक समझौता देने वाले ये 3 ही है, हालरू आप याद रखना। अब देखो, राज्य के निर्माण में होब्स के अकॉर्डिंग एक ही समझौता हुआ था, 2 समझौते नहीं हुए थे। तो 2 समझौते वाली बात जो करता है वो कौन करता है, लोक करता है दोस्तों। होब्स ने अपने राज्य को क्या नाम दिया कि सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई, तो उस राज्य को वह नाम देता है कॉमनवेल्थ। क्या नाम देता है दोस्तों, कॉमनवेल्थ। ठीक है, अब इसी राज्य को लैटिन भाषा में क्या नाम दिया गया है, सिविटास। क्या कहा जाता है, सिविटास। अब राज्य क्या है, साधन है, साध्य है। तो होब्स के विचारों में राज्य क्या है, एक साधन है, साध्य नहीं है दोस्तों। साधन क्यों है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हुई है दोस्तों। किसके लिए हुई है, जीवन की रक्षा के लिए हुई है। तो जीवन की रक्षा करना किसका कार्य है, राज्य का। तो राज्य जो है, तो दोस्तों होब्स ने राज्य को एक साधन माना है कि वह राज्य ही
एक ऐसा साधन है जो लोगों की सुरक्षा उपलब्ध करवा सकता है, लोगों के जीवन को बनाए रख सकता है। तो राज्य बनाना एक साध्य नहीं है, राज्य एक साधन है जिसके द्वारा उस प्राकृतिक अवस्था में लोगों की सुरक्षा की जा सकती है। दोस्तों, वेपर ने क्या कहा था? होब्स के राज्य को यांत्रिक कहा था। वेपर जो महोदय हुआ है उसने होब्स के राज्य को क्या कहा? यांत्रिक कहा था। और ध्यान दो, होब्स, लॉक, बेंथम, मिल, इन सब ने अपने अपने जो राज्य होता है उस राज्य को एक यंत्र माना है, एक साधन माना है दोस्तों। ठीक है, अब राज्य का उद्देश्य क्या है? राज्य का उद्देश्य है दोस्तों कि लोगों के आत्म सुरक्षा की गारंटी। राज्य बन गया और राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर लोगों की आत्म सुरक्षा की गारंटी प्रदान करे। मान लीजिए, माना कि लोगों ने जब सामाजिक समझौता किया था तो सभी प्रकार के अधिकार व शक्तियां लेवियाथन को दी जाती है। और लेवियाथन का मतलब एक सरकार बन गई, निरंकुश राजा बन गया, तो एक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली बन गई होब्स के अकॉर्डिंग। यदि लेवियाथन लोगों के आत्म सुरक्षा का अधिकार बनाए नहीं रख सकता या लोगों के आत्म सुरक्षा को कहीं ना कहीं खतरा पहुंचाता है, तो होब्स ने लोगों को यह अधिकार दिया कि क्रांति करके या उसका विरोध करके लेवियाथन को हटाया जा सकता है, उसकी जगह नई सरकार बनाई जा सकती है। ठीक है दोस्तों, यदि आत्म सुरक्षा के अलावा राजा कुछ भी करे वो बर्दाश्त है, उसको लोग मानेंगे, समझेंगे, पालन करेंगे। लेकिन यदि आत्म सुरक्षा का अधिकार कहीं खतरे में हो रहा है तो दोस्तों लोगों को उस प्राकृतिक अवस्था के अंदर होब्स ने अधिकार दिया कि आप क्रांति कर सकते हैं। क्रांति कर सकते हैं किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। और सरकार का मतलब लेवियाथन दोस्तों, जो कि एक समुद्री जीव को प्रतीक मानकर एक राजा बना देता है होब्स, लेवियाथन। और लेवियाथन 1651 के अंदर उसने एक बुक भी लिखी थी, ये भी याद रखना, और उस बुक के अंदर ये सब दे रखा है। अब क्रांति क्यों करेंगे लोग कि ये जो सरकार है, ये लेवियाथन है, वो लोगों की आत्म सुरक्षा को यदि खतरा पहुंचाती है तो लोग क्रांति करके, विरोध में करके इस सरकार को हटा सकते हैं, उसकी जगह पर नई सरकार बना सकते हैं। अब ये आत्म सुरक्षा को खतरा कैसे पहुंचाए माना जाए, देखा जाए तो होब्स क्या कहता है कि प्रकृति के अंदर हवा है, लेवियाथन तो निरंकुश राजा है ना, वो तो जीने के अधिकार को समाप्त कर सकता है। हवा को बंद कर दे, सारे पेड़ पौधों को, आसपास के पेड़ पौधों को कटवा दे तो हवा बंद हो जाएगी, तो लोग मर जाएंगे, प्राणवायु नहीं मिलेगी। दोस्तों, मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसको औषधि बंद कर दी कि मरने दो भाई, मेरा क्या है, मैं तो राजा हूँ, मेरे को तो दवाई मिल ही जाएगी ना। तो होब्स ये कहता है कि हवा है, औषधि है, पानी है, यदि राजा इनके ऊपर कंट्रोल कर दे और लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो ऐसी स्थिति में लोगों का खतरा, आत्म सुरक्षा का खतरा होता है, तो भी उस राजा को क्रांति करके हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात भी है आत्म सुरक्षा वाली। दोस्तों, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल जो 21A है, वहाँ है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हमें हमारे आत्म सुरक्षा का अधिकार दिया हुआ है भारत सरकार, भारत कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो यहाँ पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के साथ है कि अब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हम जिए तो जरूर जी रहे हैं, हमारे पास मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार है, लेकिन ये आर्टिकल ये कहते हैं कि हम गौरव के साथ जिए, गौरव के साथ जिए, इस आर्टिकल का मतलब है। तो होब्स भी यही कहता है कि हम सामाजिक समझौते के अंदर हर व्यक्ति
अपने अधिकार और शक्तियाँ इस शर्त पे वो लेवियाथन को दिलाता है कि लोग उस राज्य के अंदर सुरक्षित रह सके, गौरव के साथ रह सके। जब गौरव के साथ नहीं रह रहे हैं और उनके जीवन को खतरा पहुंच रहा है, तो फिर क्रांति करके लेवियाथन को हटाया जा सकता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि राज्य का जो मूल उद्देश्य था, जो सरकार का मूल उद्देश्य था, वो क्या था? लोगों की आत्म सुरक्षा बनाए रखना, आत्म सुरक्षा, सभी लोग भाईचारे से रह सके। जब ऐसा नहीं होगा तो सरकार तो हटेगी दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि होब्स के विचारों में राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। जहाँ रहो मस्त रहो।